My dear students, now when you know that what are the basic types of drugs, analgesics, anesthetics, or antibiotics, and many other things, opiates क्या हैं, hallucinogens क्या हैं, stimulants क्या हैं, depressants क्या हैं, अब हम आपको आपके सिलेबस में जो दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनके बारे में डिटेल बताएंगे. वन इज अल्कोहल एंड द सेकंड इज सिगरेट. सो वी विल टॉक इन डिटेल एवरी बिट ऑफ इट कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें जाननी है. तो इस 30 मिनट्स की वीडियो में आप कंप्लीट प्रेपरेशन कर लेंगे ड्रग्स की, और इसके बाद आप उसके साथ हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. तो आइए अब हम अल्कोहल और सिगरेट के बारे में जानते हैं. ऑलराइट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमने कल की क्लास में आपको ड्रग्स के बारे में बहुत सारी जनरल बातें बताई, और कल आखिरी बात जो कल के लेक्चर में हम कर रहे थे वो ये थी कि हमारे पास जो 4 टाइप्स होती हैं ड्रग्स की, जिसमें स्टिमुलेंट्स होते हैं, डिप्रेसेंट्स होते हैं, ओपिएट्स और हैलुसिनोजेनस ड्रग्स होती हैं. इसकी कोई एग्जांपल मैं देना नहीं चाहता था, वरना ब्रांड की पब्लिसिटी हो जाती है और आपको पता चलता है ये कहाँ से. इसमें कोई भी ऐसी ड्रग मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की जो कि आपको अवेलेबिलिटी के लिए जिसका नाम पता चल जाए, क्योंकि मुझे पता है कि आपको इनमें से ये जो स्लीपिंग पिल्स या निकोटीन कॉफ़ी और इनके अलावा किसी भी ड्रग का नाम नहीं आता होगा. तो इसलिए ये एज अ टीचर हमें एहतियात करनी पड़ती है. अच्छा जी, आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है अल्कोहल. दुनिया में ये अल्कोहल की जो कंजम्पशन है ये आज से 1400 साल पहले, तो कल की बात लगती है, उससे भी बहुत पहले से हो रही है. इंसानों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जब हम किसी भी शुगर वाली चीज़ को एयर टाइट कंडीशंस में रखेंगे और अगर उसको यीस्ट का एक्सपोजर मिलता है तो वहाँ अल्कोहल बनेगी. और ये एक ऐसा लिक्विड है जिसको पिए तो इंसान मदहोश हो जाता है, उसको इनहिबिशंस उसकी कम हो जाती हैं और एक ट्रांस और एक यूफोरिया कंडीशन में वो जा सकता है. यूफोरिक कंडीशन ये होती है जिसमें आपको सब अच्छा लगने लगता है. यस, कभी इंटेंस हैप्पीनेस आएगी, कभी इंटेंस सैडनेस आएगी. उसकी बेसिकली अल्कोहल इनहिबिशंस ख़त्म कर देती है. इनहिबिशन क्या होती है कि आप अपने घर में हो सकता है ऊंचा ऊंचा बोलें या कोई गाना गाएं, मगर क्लासरूम में नहीं गाते, राइट. तो ये आपकी इनहिबिशंस हैं, राइट. सो अल्कोहल जो है ये होती क्या है? कोई भी ऐसी बेवरेज, कोई भी ऐसा ड्रिंक जिसका आप इथेनॉल इंक्लूड करें. आप किस पर चीज में डाल लें, आप इसको जूस में डाल लें, आप इसे लस्सी में डाल लें, किसी भी चीज में आप अगर इथेनॉल ऐड कर दें तो ये अल्कोहलिक बेवरेज बन जाएगा. और अल्कोहल जो है इसका ये डुअल रोल प्ले करती है. पहले पहले स्टिमुलेंट के तौर पे एक्ट करती है और जैसे ही कंजम्पशन ज़्यादा होती है तो डिप्रेसेंट बन जाती है. डिप्रेशन वाला डिप्रेसेंट नहीं है ये आपकी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देने वाला डिप्रेसेंट है. सो जब लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं तो पहले उनका एक्टिविटी लेवल बहुत इन्हांस हो जाता है और कुछ देर के बाद जब वो ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं तो उनका एक्टिविटी लेवल जो है वो बहुत ही कम हो जाता है. प्यारे बच्चों, आपके ब्रेन का सबसे बड़ा एरिया जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, अल्कोहल आपके ब्लड स्ट्रीम में फ़ौरन एब्जॉर्ब होती है और ब्लड में जो चीज़ एब्जॉर्ब होती है वो फौरी तौर पर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसमें से आपका ब्रेन भी एक है. जैसे ही आपके ब्रेन में अल्कोहल जाती है तो सबसे पहले आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी ब्रेन के सबसे बड़े एरिया को जाकर नंब करना शुरू करती है. ब्रेन का ये सबसे बड़ा एरिया जिन जिन चीज़ों को कंट्रोल करता है उन चीज़ों में एक्टिविटी रिड्यूस या कम होनी शुरू हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो स्पीच है इसको आपका सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है, सो आपकी स्लर्ड स्पीच हो जाती है. ठीक है. नंबर 2, विजन ब्लर हो जाता है. ये किसी एकेडमी का नाम नहीं हम ले रहे हैं, ये जो आप देखते हैं जब किसी चीज़ को, ठीक है, ये ब्लर हो जाता है. आपको धुंधला धुंधला नज़र आने लगता है. आपकी इमोशंस या बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाते हैं या आपके इमोशन लेस अपने आप को फील करना शुरू करते हैं. आपकी हंगर सप्रेस हो जाती है, आपको भूख नहीं लगती. उसके अलावा आपका एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग वो ख़त्म हो जाती है. आप चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाते. आप स्पीड को अंडर एस्टिमेट करते हैं. अगर आप 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, आपको लगता है आप 30 पे चला रहे हैं. आप चलाते रहते हैं गाड़ी, कुछ नहीं होता, मगर जब मोड़ आता है तो फिर जब आप 100 पे मोड़ काटते हैं
आप 30 पे मोड़ काटते हैं लेकिन गाड़ी 100 पे चल रही होती है, मोड़ काटते हुए फिर आपकी गाड़ी उसको सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्सेस बख्शती नहीं। इसीलिए दुनिया में शराब पी के गाड़ी चलाने वाले लोगों के एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा आपकी ओवरऑल थिंकिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। आप एनालिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकते, आप पजल सॉल्व नहीं कर सकते, आप कोई क्रिटिकल जो है कोई क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं कर सकते। सोचने समझने की एबिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। बाज़ लोग लेयर ड्रिंकिंग करते हैं, शौकिया तौर पर ड्रिंक करते हैं, और बाज़ लोग अपनी ज़िंदगी की टेंशन से एस्केप लेने के लिए, अपने गमों को भुलाने के लिए, लोगों को भूलने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस से बचने के लिए ड्रिंकिंग शुरू कर देते हैं। पहली बार उनको कोई इंट्रोड्यूस कराता है, वो पीते हैं, वो कहते हैं यार बहुत अच्छा हुआ, ये तो हमें तो कुछ भी फील नहीं हुआ ये पी के। सो वो इसके ऊपर रेगुलरली आ जाते हैं। ये आपका ब्रेन बनाया, और ये बाहर वाला एरिया ये सेरिब्रम है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रहा होता है। बेटे ये अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ आपके सेरिब्रम तक नहीं रहती। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल पीना शुरू हो जाते हैं तो फिर ये अल्कोहल आहिस्ता आहिस्ता आपके हाइपोथैलेमस को नम करना शुरू कर देती है। हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी का बहुत बड़ा बायोलॉजिकल सेंसर है जो आपकी होम्योस्टेसिस को यानी ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है उनको। प्यारे बच्चों, जब ये अल्कोहल हाइपोथैलेमस तक आती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी टारगेट करती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड की ADH सिक्रीशन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। लिहाजा एक्सेसिव यूरिनेशन होने लगती है, ज़्यादा यूरिन आने लगता है, जिसकी वजह से ड्रिंक करने वाले लोग डिहाइड्रेट हो जाते, बार बार वॉशरूम जाते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और उनको डिहाइड्रेशन की वजह से चक्कर आने लगते हैं, और उनको एक जिसे कहते हैं ब्लूज़ की कैफियत या हैंगओवर की कैफियत जो है वो होने लगती है। अगर आप पिए बगैर हैंगओवर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि जिनको हैंगओवर होता है उनको कैसा लग रहा होता है, तो आप अपने कमरे में खड़े हो और खड़े होके 100 टाइम्स राइट से लेफ्ट गोल गोल घूमना शुरू कर दें। जब 100 की गिनती पूरी हो जाए उसके बाद ऐसे सीधे खड़े होकर आसमान की तरफ देखें। जो आपको फील हो रहा होगा वही उस बदबख्त शराबी को अगले दिन सुबह फील हो रहा होता है जिसने अल्लाह और उसके रसूल की बात ना मानते हुए ये बेवरेज कंज्यूम की होती है। दुनिया भी ख़राब करता है, सेहत भी ख़राब करता है, और जहन्नम को अपना ठिकाना भी बना लेता है। ठीक है जी। एक बात, एक गज़वा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महाज पे खड़े थे, गज़वे में खड़े थे, और दूसरी तरफ से दुश्मन की जो फ़ौज थी उसको लीड करने वाले आदमी ने ये कहा कि हम पहले 1-to-1 कॉम्बैट कर लेते हैं, 1-to-1 कॉम्बैट कर लेते हैं। तो हुजूर इस बात पे कन्विंस थे कि ठीक है 1-to-1 कॉम्बैट से अगर कोई बात सॉल्व होती है तो हम अपना कोई प्लेयर भेजते हैं। मगर उनके एक मुशीर सहाबी हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने हुजूर को ये फ़ौरन आकर कहा कि हुजूर ये जो आदमी ललकार रहा है ये पक्का शराबी है, और शराबी कभी भी बहादुर नहीं हो सकता, लिहाजा इसकी ललकार में कोई चाल है, ये 1-to-1 नहीं लड़ना चाहता। सरकार ने फरमाया कि बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर फिर भी उसके बार बार ललकारने के बावजूद यहाँ से एक सहाबी ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और वो दौड़े। सो उस बंदे ने ये चाल चली हुई थी कि वो जैसे ही वो सहाबी अपना घोड़ा उसकी तरफ दौड़ाने लगे वो अपने घोड़े को उसी जगह पर ट्रॉट कराने लगा। आपको पता है ना, घोड़ा एक ट्रॉट एक तरीके से करता है कि भाग नहीं रहा होता बट लगता है कि वो भाग रहा है, वो उसी जगह पे खड़ा खड़ा भाग रहा होता है घोड़ा। यस, जैसे आप लोग एक्सरसाइज में करते हैं कि आप भाग नहीं रहे मगर ऐसे ऐसे खड़े खड़े आप भाग रहे होते हैं। सो एक ऐसा उसने इल्यूजन क्रिएट किया, उसकी फौजें पीछे से राइट लेफ्ट भागने लगी, ऐसे लगा कि वो भी भाग रहा है मगर वो अपने घोड़े को नहीं दौड़ा रहा था। सो वो सहाबी वहां तक चले गए और उन्होंने घेर के उनको मार दिया, 1-to-1 कॉम्बैट ही नहीं किया। तो मैंने वहां से इस बात को पिक किया कि उन सहाबा को कितना कन्फर्म पता था कि जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके अंदर ब्रेवरी नहीं हो सकती, कभी भी बहादुरी नहीं हो सकती। इसके साथ साथ बहुत सारे सोशल फ्लॉज उन लोगों के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज जो आदमी रियलिटी से एस्केप करना शुरू कर दे उसकी ओवरऑल एक पर्सनालिटी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, ये अगर आप अल्कोहल और ज़्यादा कंज्यूम करें तो ये आपके सेरिबेलम को नम करती है, जिसकी जो आपकी बॉडी का बैलेंस कंट्रोल करती है। इसलिए जो बहुत ज़्यादा पी लेते हैं वो कभी राइट कभी लेफ्ट गिर रहे होते हैं, उनसे अपना आप संभाल के चला नहीं जा रहा हो।
और अगर कोई ये बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम कर ले तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा भी नम हो जाता है, और ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आपके हार्ट बीट को, आपके पेरिस्टालसिस को, इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। और जब वो नहीं होगा तो फिर शराब पीने से मौत वाक़ई हो जाती है। आपने सुना होगा फलां गांव में एक ही ख़ानदान के 7 अफराद जहरीली शराब पीने से जहाँ बक हो गए। वो पागल तो नहीं थे कि जहरीली शराब पी रहे थे, वो इतनी कॉन्सेंट्रेटेड देसी शराब पी लेते हैं जिनके केमिस्ट उनकी कॉन्सेंट्रेशन को मैनेज नहीं कर पाते। और अगर 10% आपके ब्लड के 10% बाय वॉल्यूम शराब आपकी बॉडी में एंटर हो जाए तो मेड्यूला नम होता है और आप फौत हो जाते हैं। ठीक है जी। ये हमने सारी की सारी बातें की कि स्पीड को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, एक्सेसिव यूरिनेशन होती है जिसकी वजह से हाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है जी। अब ये स्टमक के ऊपर क्या रोल प्ले करता है? जब बेटे अल्कोहल आपके स्टमक में जाती है तो आपका स्टमक गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। पता है ना गैस्ट्रिक जूस में क्या चीज बहुत ज्यादा होती है? HCl। और साथ क्या चीजें होती हैं? एंजाइम्स। अगर आप खाली पेट अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो इतना ज्यादा गैस्ट्रिक जूस और HCl प्रोड्यूस होता है कि आपके एंजाइम्स को खाना तो मिल नहीं रहा होता। आपके एंजाइम्स आपके स्टमक की वॉल्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, स्टमक की वॉल्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से एक परमानेंट जख्म बन जाता है आपके मैदे में, आपके स्टमक में, जिसको अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्सर। अब एक बार अगर ये अल्सर बन गया बेटे, मोबाइल छोड़ दें, एक बार जब ये अल्सर बन गया, every time when you will eat something, those enzymes when they are released, they start eating your zakham from inside. So this ulcers keep on expanding unless कि उसकी सर्जरी ना की जाए या उसके लिए कोई स्पेशल मेडिकेशंस ना दी जाए। इसीलिए आपने एक वर्ड सुना होगा, शराबी कबाबी। कबाबी का वर्ड सुना है आपने साथ? तो ये जो लोग भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अल्लाह ना करे आपका कभी इनसे पाला पड़े, मगर ये साथ साथ मीट भी कंज्यूम करते हैं, गोश्त खाते हैं, and they prefer to eat kebabs. Can you tell me, in the light of whatever we have studied till today, can you tell me why do they prefer kebab eating along with the alcohol consumption? Yes. कंसिडरेशन होता है स्टमक के अंदर, जब वो भी सारा वो जो एंजाइम्स होते हैं स्टमक के, वो उसको प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। शाबाश, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मगर प्रोटीन में वो हंटर बीफ क्यों नहीं खाते? वो कबाब क्यों प्रेफर कर रहे होते हैं? बिकॉज कबाब कैसे बनता है? पहले गोश्त को, कबाब की साइंस क्या है? वाई डू वी मेक कबाब? कबाब हैज एन ईजी डाइजेशन बिकॉज कबाब इज मीट का पाउडर। आप कीमा बनाते हैं, आप उसको बिल्कुल क्रश कर देते हैं पका के, उसके बाद आप उसको दोबारा एक सॉलिड फेस देते हैं, सॉलिड शेप देते हैं। जब कबाब आपकी बॉडी में जाता है, मैदे में जाता है, मैदे में जाते साथ ही वो पाउडर बन जाता है, प्रोटीन पाउडर बन जाता है, और उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम्स उसको बड़ा अच्छा डाइजेस्ट करते हैं और वो आपकी बॉडी मैस में बड़े अच्छे तरीके से कन्वर्ट होता है। सो व्हेन दे ईट कबाब ओवर अल्कोहल, कबाब्स दे हैव मोर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, सो पेप्सिन दे आर बेटर एबल टू डाइजेस्ट दोस कबाब्स। ठीक है ना? दैट प्रोटीन पाउडर जो जा रहा है आपकी बॉडी नहीं। लेकिन ये ओवरऑल एक इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ये बातें हर कोई नहीं बताता। सिलेबस तो बड़ा बोरिंग हो जाए बेटा अगर हम आपको वो बातें बतानी शुरू करते हैं। यार ये नोट कर लो, ये ओवर प्रोडक्शन, आपने पेपर में ये 3 पॉइंट लिखने हैं, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, कहानी खत्म। नो। दूसरी बात, इनसाइट, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं क्रिएटिव आपके पेपर में, आपको क्रिएटिव सोचना है। क्यों अल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोग साथ सॉल्टी चीजें लेते हैं? Why do they eat peanuts, salted peanuts? Why do they eat Nimcos? बताइए। Because they have a problem of dehydration. When you have salt inside your body, salt tends to retain water inside body because पानी सॉल्यूट्स की तरफ जाता है। When you don't have salts, पानी आपकी बॉडी से लूज हो जाएगा। जब ये लोग अल्कोहल पी रहे होते हैं, ये साथ सॉल्टी चीज़ें खाते रहते हैं ताकि इनको डिहाइड्रेशन ना, और वाटर सॉल्ट लेवल, सोडियम लेवल अप हो जाए, वाटर इनकी बॉडी में रिटेन रहे। इन ऑर्डर टू अवॉइड डिहाइड्रेशन दे ईट सॉल्टी थिंग्स। ठीक है? ये भी सिलेबस में नहीं। अच्छा, लिवर, आपकी बॉडी में जो भी केमिकल इंट्रोड्यूस हुआ प्यारे बच्चों, अल्टीमेटली दैट केमिकल इज गोइंग टू फेस लिवर एंड योर लिवर इज गोइंग टू फेस दैट केमिकल
थोड़ी थोड़ी अमाउंट्स में कोई भी केमिकल्स आ जाए, आपका लिवर इतना बड़ा ऑर्गन है, इतने बिग साइज का ऑर्गन है, आराम से उसको डील कर लेता है। मगर अगर आप रोजाना ही एक ऐसा केमिकल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं विच इज नॉट मेंट टू बी इन योर बॉडी, तो फिर लिवर आहिस्ता आहिस्ता उसका जो एक्टिव सेल्स हैं वो डेड फाइब्रस सेल्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। वो क्या किसमें कन्वर्ट होने लगते हैं? डेड फाइब्रस सेल्स में। और इस कंडीशन को कहते हैं लिवर सिरोसिस। ये लिखा हुआ है SHIRROSIS, लिवर सिरोसिस। ये जो लिवर सिरोसिस है, इससे आहिस्ता आहिस्ता लिवर फेल होता है और काम खराब हो जाता है। फिर ऐसे लोगों की सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, अपनी बीवियों को बिला वजह चपेड़े मारने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वो ज़ाहिर समझाती है कि ऐसे काम ना करो, उनकी इनहिबिशन तो वैसे ही ख़त्म हुई होती है, हया शर्म तो वैसे नहीं होती, लिहाजा फिर वो रख रख के चपेड़े मारते हैं और क्या कहते हैं, मज़ीद जहन्नम में के गहरे गढ़ों में अपना ठिकाना बनाते चले जाते हैं। और आमतौर पे ऐसे जो लोग होते हैं जिनको इस तरह की कोई ना कोई सोशल बीमारी होती है या इस तरह की चीज़ें होती हैं, इनको ठीक करने की कोशिश दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है। इनको ठीक करने की कोशिश दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है। और जो आदमी खुद डूब रहा होता है उसकी कोशिश होती है 5-7 लोग और भी उसके साथ ले डूब जाए। बॉयज़ को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके कंपनी में कोई ऐसा बंदा एंटर होता है जो ड्रग्स को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दे, जो ड्रग्स के बारे में के ऑल्टरनेटिव नेम्स लेने शुरू कर दे, मैजिक पिल्स हैं, ये फलानी मशरूम्स हैं, ये मैजिकल फलां है, ये है, ये है, ये, उस बंदे को अवॉइड करें, ठीक है। क्यों? कि वो आहिस्ता 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 आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपको ऐसी कोई ना कोई चीज़ लगाएगा जिससे वो खुद नहीं निकल पा रहा और उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि चलो मैं इस बुरी आदत में मैं मुब्तला हूँ तो ये भी हो जाए, ठीक है। गर्ल्स को भी मैं ये कहना चाहूँगा, आपकी ज़िंदगी अभी आगे आएगी, बढ़े कि आप यूनिवर्सिटी झटपट से आपकी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको डाउट भी पड़ जाए कि कोई आदमी अगर आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है और वो किसी भी किस्म के ड्रग्स या किसी भी ड्रग थ्रेश होल्ड के ऊपर है, उसको कहें भाईजान फिर कभी मिलेंगे, कभी कभी मुलाकात। क्योंकि आप जो मर्जी कर लें, आप ऐसे बंदे को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके ऊपर सेल्फ अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। कोई भी ड्रग यूज़र इसको खुद इंजॉय नहीं कर रहा होता, जैसी एडिक्शन स्टार्ट होती है उसको पता चल जाता है कि मैं ट्रैप हो गया हूँ, मैं फंस गया हूँ। कुछ लोग उसको ग्लोरीफाई करना शुरू करते हैं, ओ हम तो जब चाहें छोड़ सकते हैं। ये भाई जब चाहें छोड़ सकते हैं तो फिर आप छोड़ क्यों नहीं रहे? रिहैब सेंटर में कभी आप, बल्कि मैं वीडियो से, रिहैब सेंटर में चेने बांध बांध के उनको जो है ना वो रखना पड़ता है, रोते हैं, कहते हैं इससे अच्छा हमें जान से मार दो, सुसाइड की कोशिशें करते हैं जब उनको ड्रग्स की डोज नहीं मिल रही होती। और ख़ास तौर पे जो आजकल आइस वाइस का नशा चल पड़ा हुआ है, जो कि हमारी यूथ को बहुत ही ज़्यादा उसमें पेनिट्रेट कर रहा है। देख लें, अगर आप आइस करेंगे तो आप अपने अब्बू को मारने की कोशिश भी कर सकते हैं। अल्लाह माफ़ करे, कितनी बुरी बात है। मतलब एक बेटा ड्रग्स एक इतना बड़ा, अगर आप कुछ नहीं करते, आप वेले तरीन दुनिया के सुस्त तरीन आदमी हैं तो भी कोई बात नहीं, आप कोई इतना बड़ा अपना नुकसान नहीं करे। लेकिन अगर आप बहुत टैलेंटेड है, एक और बात, जो लोग बहुत एक्टिव, बहुत स्मार्ट और बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनको लगता है कि वो ऐसी कोई सोशल बुरी हरकत करेंगे तो उनको इजाज़त है। नो, कोई इजाज़त नहीं। आप अगर 10 A स्टार लेके आ गए हैं, या आप कोई ओलंपिक चैंपियन बनने की, ओलंपिक वाले तो खैर बनेगा ही नहीं ओलंपियन अगर वो ड्रग्स करता है, आप स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, या आप बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही स्मार्ट है, तो इसका भी कोई बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप ड्रग्स जैसी कोई चीज़ यूज़ करें। अगर आप ड्रग यूज़ करें तो फिर आपकी सारी की सारी कीती कराई बिल्कुल खूह में चले जाए। बेटा से नो टू ड्रग्स। अच्छा जी, अब ड्रग्स की जो सबसे माइल्ड और सबसे एक्सेप्टेबल फॉर्म है ना बेटा, जिसको बच्चे कहते हैं कि यार कोई बात नहीं यार, एक आध बार कर लेते हैं, वो है सिगरेट। बच्चे नहीं बेटा, बड़े हो गए हैं ये सब। आप जिस स्कूल में, आप अपने स्कूल में देख लें, जिस स्कूल में आप एक दिन सारा दिन बच्चों की तलाशी लें, सारे बॉयज़, ख़ास तौर पे बॉयज़, सारे बॉयज़ के बैग्स की तलाशी लें, आपको 500-550 वेप्स तो मिल ही जाएंगे। 500-550 वेप मिल जाना एक दिन में कोई बड़ी बात ही नहीं, ठीक है। मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, वहाँ पर उन्होंने क्रैक डाउन ऑपरेशन किया, वेप निकले, ठीक है। तो फ़ोन भी एक ड्रग है अजीब किस्म की, खैर। तो वो उन्होंने कहा कि हथौड़ी लेके आएंगे और हम असेंबली में वेप तोड़ेंगे। इतने वेप इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा वो हमारे वो डोमेस्टिक कहने लगा, सर एक हथौड़ी बहुत कम है, 2-3 हथौड़ियाँ और मंगवा दें, ये तो घंटा असेंबली में गुजर जाए। लाइन बना के वेप रख दिए, जितने बच्चे थे ऑलमोस्ट उतने ही वेप्स पड़े हुए थे वहाँ।
वो तोड़ियाँ मारी जा रहा है। और जैसे जैसे वेव टूट रहा था बच्चों के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि ये मेरा टूट रहा है, ये मेरा। पेरेंट्स कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं ये जीरो निकोटीन है, इसमें जीरो निकोटीन तो है, तो जो उसके अंदर ग्लिसरॉल्डिहाइड्स हैं, जो उसके अंदर वो चीज़ें जो कि ये फ्यूम्स बना रही हैं, दे आर नॉट मेंट टू बी इनसाइड योर बॉडी। और ख़ास तौर पे जिस चीज़ को आप इनहेल करके बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं, आप उसको बहुत ही क्विकली अपने ब्लड स्ट्रीम में लेके आ रहे हैं। इट्स वेरी डेंजरस। सिगरेट के रिजल्ट्स तो 15-15 साल के बाद आना शुरू हो जाते हैं कि आप कैंसर की तरफ जाना शुरू होते हैं। आप देखिएगा हमारी ये जो जनरेशन है ये वेप की तरफ कितनी जल्दी आएगी, ठीक है। आपके लिए जो बच्चे नहीं करते उनके लिए गुड न्यूज़ भी है, क्योंकि और 10-12 साल के बाद जो बच्चे ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो बीमार होकर अस्पतालों में जाना शुरू हो जाएंगे। आपका कंपटीशन नहीं होगा, आप फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छी बात भी। जैसे एक बच्चा मुझे एक दिन कहने लगा, सर पाकिस्तान से बड़ा ब्रेन ड्रेन हो गया। मैं कहा तो शुक्र करो, ब्रेन ड्रेन होगा तो तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ों का चांस बनेगा ना, ठीक है। इंटेलिजेंट लोग बाहर चले जाएंगे, तुम्हें यहाँ पर काम मिलेगा, नौकरियाँ मिलेगी, तुम स्टार्टअप्स करो, एंटरप्रेन्योर। तुम क्यों परेशान हो रहे हो कि इंटेलिजेंट लोग बाहर जा रहे हैं, है क्या नहीं। खैर, अब बेटा ये सिगरेट होती क्या है, एक कागज़ होता है, एक कागज़ के अंदर निकोटीन की ट्विग्स और निकोटीन के लीव्स को भर के रोल कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है, उसको पैकेट में पैक करते हैं और ये ब्रांड करते हैं कि ये जांबाज लोगों का इंतखाब है, ठीक है। ये बहुत ही कमाल क्लासी चीज़ है। अगर आप इसे पी के मुंह से धुआं निकालेंगे तो आप बहुत खूबसूरत लगेंगे, हीरो लगेंगे, एडल्ट लगेंगे, कूल लगेंगे, सब लोग कहेंगे वाह कमाल हो गए। मगर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप जितने चवल हैं आप उतने ही चवल लगेंगे, हीरो भी नहीं लगेंगे, कुछ भी नहीं लगेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ उस टोबैको कंपनी को बिजनेस दे रहे हैं, राइट। और ये एक बड़ा ही स्लो किस्म का ड्राइव। होता क्या है, होता ये बेटे, एवरी टाइम व्हेन अ पर्सन स्मोक्स अ सिगरेट, उसकी बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होती है। लिसन बेटा, उसकी बॉडी में क्या रिलीज होती है, एड्रेनलिन। और आप जानते हैं कि जब एड्रेनलिन रिलीज होती है तो इंसान को वक्ती तौर पर स्टिमुलेशन की फीलिंग आती है, उसका ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाता है, विजन बेटर हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रेन में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, वो अलर्ट हो जाता है, उसके प्यूपल्स डायलेट हो जाते हैं, उसके हाथों और पैरों में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। सो एवरी टाइम व्हेन दे स्मोक अ सिगरेट, इट इज अ स्टिमुलेंट ड्रग, उसमें जो निकोटीन है, इंसान अलर्ट और स्ट्रॉन्ग फील करता है। बट ये एक शॉर्ट टर्म फीलिंग होती है, ये एक शॉर्ट टर्म फीलिंग होती है। एक्चुअली आपकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड इंट्रोड्यूस हो रही होती है। सो इसमें 4 चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, इसमें आ जाती है जी निकोटीन। निकोटीन एडिक्शन कराती है, पहले आपके ब्रेन को अलर्ट करती है और बाद में सेंसेस को डल कर देती है, ठीक है जी। वैजो कंस्ट्रिक्शन कराती है, आपकी जो वेजल्स हैं उनको नैरो डाउन कर देती है और ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करती है आपकी बॉडी में। सो स्मोकिंग करने वाले लोगों की बॉडी में ब्लड का क्लॉट हो जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, और जिसकी बॉडी में ब्लड क्लॉट होता है उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता। 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक हार्ट अटैक, दूसरा ब्रेन हैमरेज। क्योंकि ये क्लॉट बड़ी बड़ी आर्टरीज में से तो गुजर जाते हैं मगर हार्ट की बारीक बारीक कोरोनरी आर्टरीज में जाकर फंस जाते हैं और ब्रेन की बारीक बारीक आर्टरीज में जाकर फंस जाते हैं। सो दे एंड अप इन हॉस्पिटल एंड पीपल स्टार्ट प्रेइंग फॉर देम। तो दुआएं लेने के और भी अच्छे तरीके होते हैं। दूसरी चीज़ है टार। ये जो टार होता है बेटे, आपने कभी सिगरेट देखी होगी कि जब आप सिगरेट पीनी शुरू करते हैं तो उसका फिल्टर बिल्कुल क्लीन होता है, वाइट होता है, लेकिन जैसे ही आप सिगरेट पी के ख़त्म करते हैं तो उसके फिल्टर के ऊपर किस कलर का निशान आ जाता है, आपको कैसे पता? येलो सा निशान आ जाता है। वो जो येलो सा निशान है बेटे, वो ये टार होता है, टार। अच्छा, मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती जो कहते हैं यार अच्छे फिल्टर वाला सिगरेट पियो, अच्छे फिल्टर वाला। तो क्यों यार, इसमें से हार्मफुल चीज़ें थोड़ी निकल जाएंगी। अच्छा, तो आप पी क्यों रहे हैं? अगर आपको इतना पता है कि इसमें से हार्मफुल धुआं आ रहा है तो आप ना पिए। अक्सर हमारे जब कभी दोस्त पी रहे होते तो मैं उनसे कहता हूँ यार कौन सा सिगरेट पी रहे हो? ये वाला ब्रांड है, अच्छा है, इससे जल्दी कैंसर होता है। वो यार कैसी बातें कर रहे हैं। सिगरेट की डिब्बी पे लिखा भी होता है कैंसर। हाँ, सिगरेट की डिब्बी। मैंने एक बार एक बाबा जी को ऐसी मजाक से बैंक में कहा, मैंने कहा बाबा जी ये देखिए इस पे क्या लगा हुआ है। कहता है, मैं कहा ये कैंसर बना हुआ है। कहता है अच्छा, मैं तो इसको पिज़्ज़ा समझता रहा हूँ। मुझे लगा ये पिज़्ज़ा बना हुआ है। इन लोगों के बड़े पुअर लॉजिक्स होते हैं। जहाज वाला लतीफ़ा बना लिया, तो बंदे ने कहा कि तुम अगर सिगरेट ना पीते आज ये जहाज तुम्हारा होता है। वो कहता है अच्छा, तुम्हारी इतला के लिए अर्ज़ा, ये जहाज वैसे भी मेरा है।
ठीक है कि नहीं। या उन्होंने कहा जी देखें जी वो लोग भी कैंसर से मर जाते हैं जो सिगरेट नहीं पीते। भाईजान अगर आप इस बिल्डिंग की छत की दीवार पे चढ़ के ईंटों के ऊपर किनारे किनारे चलेंगे तो आपके गिरने का चांस ज्यादा है बजाय इसके उस बंदे के जो कि यहाँ पर बैठा। वो कहते हैं नहीं जी वो एक्सीडेंट में मर जाएंगे। भाई एक्सीडेंट में मर जाना एक अलग बात है, और आप अगर खुद पंगा ले रहे हैं बिल्डिंग की दीवार पर चल रहे हैं और कह रहे हैं अगर मेरी किस्मत में होगा तो मैं मर जाऊंगा, आप मौत को दावत दे रहे हैं। इसी तरह सिगरेट पीना या किसी भी किस्म की ड्रग करना, आप मौत के फरिश्ते को रोजाना मिस कॉल मार रहे हैं कि मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरी तरफ तवज्जो करो। वो जिस दिन करेगा बहुत जल्दी हो जाएगी। अच्छा ये टार करता क्या बेटे, ये टार क्या करता है? आपको पता होगा कि आपकी जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के जो सेल्स होते हैं बेटे, इनके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं सिलिएटेड सेल्स और दूसरे सेल्स होते हैं गॉबलेट सेल्स। ये जो सिलिएटेड सेल्स होते हैं, आपका ये टार इन सिलिएटेड सेल्स के ऊपर एक लेयर बना देता है स्टिकी, और सीलिया को इमोबिलाइज कर देता है। सीलिया जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ से जो आने वाला म्यूकस और जो इसकी चीज़ें उनको ऊपर रिमूव नहीं कर पाते। तो पहली बात तो ये पैरालिसिस कर देते हैं सीलिया का। दूसरे नंबर पे जो आपके एल्वियोलाई हैं, एल्वियोलाई के अंदर जाकर ये जो आपका टार है ये डिपॉजिट हो जाता है यहाँ पर। जब ये एल्वियोलस में डिपॉजिट होता है बेटे तो वहाँ जाकर ये सेल्स की डिवीजन करवानी शुरू कर देता है। वहाँ ऐसे नए सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं जिनका कोई काम ही नहीं होता, यानी यहाँ पर एक अनवांटेड सेल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और ये जो अनवांटेड सेल ग्रोथ है प्यारे बच्चों, इसको ही तो कहते हैं कैंसर, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। आहिस्ता आहिस्ता पूरे के पूरे लंग्स का इफेक्टिव वॉल्यूम कॉम्प्रोमाइज होने लगता है और ये जो लंग्स का बड़ा बड़ा हिस्सा है यहाँ पर कैंसर की ग्रोथ आने लगती है। लिहाजा आप डीप सांस नहीं ले पाते, आपका सांस कम 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 होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, और फिर एक दिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको सांस नहीं आता, आप मर जाते हो। सिंपल, इसमें कोई लंबी चौड़ा साइंस नहीं। अब एक और चीज़ जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है सिगरेट में, वो है बेटे ये कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का 1% एक्सपोजर फॉर 10 मिनट्स आपको जान से मार देने के लिए काफ़ी है। और आपके रेड ब्लड सेल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग करते हैं कि आसानी से इसको छोड़ते नहीं। अब आपने एक सिगरेट का कश लगाया, आपने अपने लंग्स में कार्बन मोनोऑक्साइड दी, जो रेड ब्लड सेल्स उस वक्त आपके लंग्स में से गुजर रहे थे ढेरों ढेर, वो सब कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल वहां से निकला, लंग से निकला पल्मोनरी आर्टरी से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा, आयोटा से आर्टरी, आर्टरी से आर्टरियोल, आर्टरियोल से कैपिलरी, कैपिलरी से वेन्यूल, वेन्यूल से वेन, वेन से वीना केवा, वीना केवा से दोबारा राइट जो है एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, और फिर राइट वेंट्रिकल से पंप होके वो पल्मोनरी वेन में जाता है और पल्मोनरी वेन से वो फिर लंग्स में जाता है। वो रेड ब्लड सेल इतना लंबा सफ़र काट के कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर आया लंग्स में कि यार इससे मैं जान छुड़ाऊँ और मैं ऑक्सीजन टेकअप करूँ, और आप एक और कश लगा लेते। वो आया, आपने एक और कश लगाया हुआ है, फिर आगे कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो कहेगा अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो फिर वहाँ से चलेगा, ये पूरा सफ़र तय करके आएगा और फिर आगे देखेगा आप एक और कश लगा रहे हो। आपका रेड ब्लड सेल कहेगा लक दी लानत है इस बेवकूफ़ इंसान के ऊपर कि हमारे जैसे और रेड ब्लड सेल्स को भी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बाय द टाइम यू एंड वन सिगरेट यू हैव अ lots and lots of your red blood cells which are tightly engaged with your oxygen, with your carbon monoxide, and they are not able to transport oxygen inside your body. That is going to break your stamina and your strength. It will take a good 10 to 15 minutes for them to get rid of that carbon monoxide and start transporting oxygen again. And right after 1 hour, you are going to smoke another cigarette. So think about it. What are you doing with your body while you are smoking a cigarette? Right? So आहिस्ता आहिस्ता जब लोग ज़्यादा स्मोक करने लगते हैं तो उनकी परमानेंटली कई रेड ब्लड सेल्स ऐसे होते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड को ही अपने साथ बाइंड कर लेते हैं। सो रेड ब्लड सेल होते हुए भी वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे होते, उनका स्टेमिना और स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है जी। कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ साथ आपको हार्ट फेल, मसल फटीग और ये फैट का जो डिपोजिशन है आपकी आर्टरीज में, इसको भी प्रमोट करवाती है।
फैट की डेपोजिशन को भी क्या करती है, प्रमोट कराती है आपकी बॉडी में। सो हार्ट अटैक के चांसेस कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा, इरिटेंट्स, इरिटेंट्स वो होते हैं बेटे जो खांसी करवाते हैं, स्मोकर्स कफ। दो तरह की बीमारियां इससे कॉज होती हैं। एक बीमारी वो होती है बेटे जिसके अंदर आपके जो एयर पैसेजेस हैं वो नैरो हो जाते हैं। कहाँ एयर पैसेज ऐसे होना चाहिए था जहाँ से खुली खुली एयर आपकी बॉडी में आती, और कहाँ ये नैरो हो जाते हैं, ये स्वेल कर जाते हैं एयर पैसेजेस। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, इसमें आप बार बार खांस खांस के अपनी इन सांस की नालियों को क्लियर करना चाहते हैं, बार बार खांसते हैं आप, खांसी करते हैं बार बार। सो वो एक्चुअली नैरोइंग हुई होती है आपकी एयर पैसेजेस की। सो ब्रोंकाइटिस इज नैरोइंग ऑफ एयर पैसेजेस। एक और चीज, जब आप जोर लगा लगा के खांसते हैं तो आपके जो एल्वियोलाई होते हैं यूं बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह, इनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। जब आप खांसते हैं और ज़ोर लगा लगा के, तो ये इनकी जो पार्टीशन वॉल्स हैं ये ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं। और बेटे जब इनकी पार्टीशन वॉल्स ब्रेक होती हैं तो इसका मतलब क्या है, इनकी पार्टीशन वॉल्स के ब्रेक होने का मतलब क्या है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। लिहाजा वो सांस ले रहे होते हैं लेकिन उनको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, और वीजिंग साउंड्स आती हैं वो जब सांस लेते हैं। थोड़ा सा चलते हैं तो सांस चढ़ जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो फटीग हो जाती है, और ये परमानेंट है। अगर कोई आदमी इसके बावजूद स्मोकिंग करता रहे और ब्रोंकाइटिस, इस कंडीशन को कहते हैं एम्फिसीमा। स्मोकिंग मुसलसल करता रहे और ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा दोनों इकट्ठा हो जाए तो फिर इससे एक नई बीमारी जन्म लेती है बेटा, जो इससे भी ज़्यादा घातक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक का मतलब बहुत खतरनाक, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन करने वाली, पल्मोनरी का मतलब लंग्स से रिलेटेड, डिजीज का मतलब बीमारी। जब किसी इंसान को COPD हो जाती है तो फिर वो चंद महीनों का या चंद साल का मेहमान रह जाता है, अपने साथ हर वक्त उठा उठा के सिलेंडर। पहले तो वो जेब में बड़ी प्यारी सी सिगरेट की डब्बी डाल के फिरा करता था, बाद में उसको अपने साथ इतना बड़ा सिलेंडर उठा के फिरना पड़ता है, नाक में ट्यूब लगानी पड़ती है। वो आपसे मिलने आएगा, साथ उसके साथ बेटा क्या हाल है आपका, ठीक है, अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। और उसके घर वाले कहेंगे यहाँ कोई सिगरेट ना पी, यहाँ कोई सिगरेट ना पी, इनके लंग्स बहुत वीक हैं, क्योंकि उनके तायाबू पहले खुद सिगरेट बहुत पी चुके होते हैं। उठा उठा के सिलेंडर चलना पड़ता है हर वक्त, जब तक जिंदा हैं दे नीड टू गेट देयर ऑक्सीजन लेवल अप, ठीक है, और ये ऐसे चलता है। अगर आप सिलेंडर उठा के नहीं फिरना चाहते, और अगर आप अपने लंग्स के अंदर ये वॉल्यूम कम नहीं करना चाहते, अगर आप नहीं चाहते कि आप खांसें और आपके खांसते ही बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता शुरू हो जाए, अगर आप नहीं चाहते कि हर सांस के साथ आपके अंदर आपको बहुत ज़्यादा पेन फील हो, अगर आप नहीं चाहते कि आपको ऐसा लगे कि कोई मेरा गला दबा रहा है और ये ओपन नहीं हो रहा, तो इस तरह की चीज़ों से बच के रहिएगा। ये दे एंड अप इन सच थिंग्स। ख़वातीन भी सिगरेट पीती हैं, वो अपने आप को मर्दों के बराबर साबित करना चाहती हैं, ठीक है जी। तो बराबर साबित करने के 100 अच्छे तरीके भी हो सकते हैं। वैसे तो ख़वातीन हर लिहाज से आई बिलीव के मर्दों के बराबर होती हैं, और हर वो काम जो कि उनको करना चाहिए, जो कि बंदे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। कॉरपोरेट कल्चर में चले जाएं, सर्जरी में चले जाएं, मेडिसिन, IT, कुछ भी कर लें। बल्कि मेरा ज़ाती तजर्बा ये, आप लोग ऑफेंड ना होना, मेरा ज़ाती तजर्बा यह है कि ख़वातीन बेहतरी काम कर लेती हैं, क्योंकि वो जुगाड़ू नहीं होती, ठीक है। उनको जो काम दिया जाए वो उनको इज़्ज़त बेइज्जती का बहुत ज़्यादा ख्याल होता है। लिहाजा वो बॉयज़ को आप एक काम देंगे कि यार ये घंटे में करके लेके आओ, बॉयज़ कोशिश होगी 10 मिनट में काम करके बाकी 40 मिनट हम इंजॉय करें, राइट। बट ये बड़ी प्रिसीजन के साथ, बड़ी एक्यूरेसी के साथ, और बहुत दूसरी बात, ये मटेरियल करप्शन नहीं करती। आज भी मैं एक जगह बैठा हुआ था चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, तो वहाँ ये बात हो रही थी कि ख़वातीन को इंगेज करने का फ़ायदा ये होता है कि वो मटेरियल करप्शन नहीं करती, रिश्वत नहीं लेती ख़वातीन, बहुत कम लेती, को लेती भी होंगी, हम सबका तो नहीं कह सकते, ठीक है जी। मगर ये भी एक बीमारी है। हमने अक्सर देखा, अपने दोस्तों सहेलियों को भी पूछा
कि भाई आप क्यों सिगरेट पी रहे हो, नो, इट फील्स गुड, इट फील्स वेरी एम्पावर्ड व्हेन वी स्मोक इन पब्लिक इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, इट फील्स सो चैलेंजिंग। एक मैंने मेरी दोस्त की सिगरेट, मैंने कहा तुम क्यों पीती हो, कहती सब मर्द जो है ना वो परेशान हो जाते हैं जब हम ऐसे स्मोक करती हो। तो मैंने कहा तुम मर्दों को कैंसर का रिस्क लेके मर्दों को क्यों परेशान कर रही हो, तुम कोई अच्छा काम और कर लो जिससे मर्द परेशान हो। और दूसरी बात ये, तुम अपनी ज़िंदगी में लोगों को परेशान करके क्यों खुशी लाना चाहती हो। सो आजकल मैंने देखा है कि शीशा, जो ये शीशा या वेब कल्चर है, ये भी ख़वातीन में काफ़ी इन होता चला जा रहा है। हम भी कभी कैफ़ेज़ वगैरह में जब कहीं जाके बैठते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा गहरे कश लड़कियाँ लगा रही होती हैं, और बैक एंड पे मकसद यही होता है, दे वांट टू लुक मोर मैच्योर, they want to look more empowered and more independent, and as if they don't care about the society and things. तो बेटा ये कोई तरीका नहीं है कि नहीं। आपको अगर आप ज़्यादा एम्पावर्ड लगना चाहते हैं तो आपकी स्पीच बोल्ड होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। आपकी अपीयरेंस बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी अचीवमेंट्स बहुत ही बोल्ड एंड लाउड होनी चाहिए, तो लोग खुद ही आप आएंगे तो रेड कारपेट बिछा देंगे या रास्ता दे देंगे, राइट। सिर्फ बजाय इसके कि आप कहीं जाएं और आपने कश लगा रहा हो, तो वो तो लोग अच्छा नहीं समझेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ख़वातीन को भी इसकी एडिक्शन लग जाए और अगर वो मदर बनने वाली हैं और अगर वो प्रेगनेंसी में स्मोक करें तो क्या क्या हो सकता है। उनके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, उनका बच्चा वक्त से पहले पैदा हो सकता है, उनके बच्चे की एनर्जी लेवल बॉडी का कम हो सकता है, उनका मिस कैरेज हो सकता है, बच्चा पैदा होने के फ़ौरन बाद डेथ होने का चांस बहुत ज़्यादा है, पैदाइश के दौरान बच्चा डेड हो सकता है, फीटस की ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है, और ज़्यादातर स्टिल बॉर्न का जो रिस्क है वो बहुत बढ़ जाता है। बिकॉज बच्चा, अभी हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के चैप्टर में, बच्चा अपने सारे न्यूट्रिएंट्स, बच्चा अपनी सारी चीज़ें माँ के ब्लड से ले रहा हो। बच्चे की अपनी किडनीज काम नहीं कर रही होती बॉडी में, मदर की किडनीज पे लोड आता है। बच्चे के लंग, बच्चा सांस थोड़ी लेता है अंदर, ब्लड से उसको मिल रहा होता है ऑक्सीजन, तो माँ के लंग्स पे डबल प्रेशर आ रहा होता है, ठीक है जी। बच्चे का लिवर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर रहा होता, माँ का लिवर बच्चे के लिए डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होता है। और अगर माँ सिगरेट या अल्कोहल कंजम्पशन जैसी चीज़ें शुरू कर दे तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके बच्चे के ऊपर आ रहा होता है, ठीक है जी। तो ये तो बिल्कुल ही एडवाइजेबल ही नहीं है।